जब मार्केट में एक नई गाड़ी लॉन्च होती है, वो बिल्कुल एक नए रिलेशनशिप की तरह होती है। स्टार्टिंग में, शुरू में सब अच्छा लगता है, चाहे उसके लुक्स हो बढ़िया बढ़िया या फिर आप सारा दिन उसके फोटोज और रील्स देखते रहते हो। लेकिन असलियत तब सामने आती है जब थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाता है। लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हो, ट्रिप्स पे जाते हो, दिन और रातें स्पेंड करते हो, तब पता लगती हैं असली चीज़ें। तो रिलेशनशिप का तो पता नहीं, लेकिन टाटा हैरियर के साथ आपको इतना टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हमने कर लिया। हम इसको लेके गए, अलग अलग जगह पे घुमाया फिराया, 1000 किलोमीटर चलाया और अपनी ऑब्जर्वेशंस करेंगे आपके साथ शेयर, जहाँ पर इसकी अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, बहुत बुरी चीज़ें और बहुत अच्छी चीज़ें, सब कुछ डिस्कस करेंगे, जो कि एक दो बार चलाने से नहीं, लंबे समय चलाने से चीज़ें पता लगती हैं। तो अब आपका काम है इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके, और मेरा काम है सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ एंड दिस इज द ऑल न्यू टाटा हैरियर एसयूवी। And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go! Hey! सबसे पहले बात कर लेते हैं विजिबिलिटी की, क्योंकि यहाँ मुझे एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर ए पिलर्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, प्रॉपर ओवरव्यू के कंट्रोल्स भी हैं, JBL का ट्विटर वहाँ आ जाता है, बोनेट है, तो विजिबिलिटी में थोड़ी सी इशू आती है। देखो, अब आप इतनी बड़ी गाड़ी में बैठ रहे हो, मज़ा तो आता है, डोमिनेटिंग कमांडिंग पोजीशन है, बोनेट बहुत अच्छी तरीके से नज़र आता है, बट ओवरऑल व्यूइंग एंगल थोड़ा सा ये ए पिलर इतना उतना सा डिस्टर्ब करता है। ए पिलर में थोड़ा सा आपको इसे ऐसे करना पड़ता है, एक तुक्के पर इसे चलना पड़ता है जितनी बड़ी गाड़ी है, स्पेशली अगर आप इसको कहीं टाइट स्पेसेस पे लेके जाओगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ यार, थोड़ा सा यहाँ पर विजिबिलिटी की मुझे कमी लग रही है। अब अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप इस तरीके के किसी टाइट स्पॉट पे फंस जाओ, तो आपके पास 360 डिग्री कैमरा है, यानी कि फ्रंट कैमरा ऑन करो, ये फ्रंट कैमरा है, और यहाँ पर आपको गाइडलाइंस मिल जाती हैं, तो उस अकॉर्डिंगली आप बहुत ईजिली इस व्हीकल को निकाल पाते हो किसी भी जगह से। तो विजिबिलिटी रोड की ना भी हो, लेकिन कैमरे के साथ तो विजिबिलिटी पूरी मिल जाती है ना, तो उस वजह से डेफिनेटली आपकी ड्राइविंग इजी हो जाती है। बट हाँ, ए पिलर अभी भी मैं इसको बड़ा ही कंसिडर करूँगा। एनीवेज, बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की तरफ। माइलेज के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी की क्लेम का तो पता नहीं, आसपास नहीं, बट मैं आपको पर्सनल ऑब्जर्वेशन देता हूँ। जब मैं इसे हाईवे पे चलाता हूँ, क्रूज़ लगाकर अच्छी स्पीड 90-100 के आसपास, भाई इसने 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज भी दी मुझे। लेकिन सिटी में ना जैसे ही आया, ट्रैफिक में फंसा, साथ ही माइलेज ड्रॉप हो गए, 12-13-14% पर आ गई। तो घूम फिर के एवरेज माइलेज मेरी 16 आई। चाहे हाईवे पे मैंने 100 किलोमीटर चलाया और सिटी में सिर्फ 20 किलोमीटर चलाया, माइलेज का बहुत फ़र्क आ जाता है और एवरेज माइलेज आपकी काफ़ी कम हो जाती है। तो ये इंजन तो बढ़िया है, लेकिन गाड़ी का वेट बहुत ज़्यादा, तो अगर एक मोमेंटम में आप चल रहे हो, फिर तो इंजन पे प्रेशर नहीं पड़ रहा। टर्बो चार्जर बहुत अच्छी तरीके से इसकी अच्छी बढ़िया माइलेज लेकर आ पाता है। लेकिन अगेन, अगर आप सिटी में फंस जाओ, ट्रैफिक में फंस जाओ, तो इस गाड़ी की माइलेज काफ़ी कम हो जाती है। ऑल क्रेडिट गोज़ टू द मैसिव डिज़ाइन एंड द वेट ऑफ दिस व्हीकल। ह्यूज वेट, बहुत ज़्यादा वेट है इसका। छोटे से ना मैंने एक ग्लिच भी नोटिस किया, जितनी मैंने गाड़ी चलाई, एक दो बार ऐसा हुआ कि हॉर्न अपने आप थोड़ा सा टू 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 हुआ, बहुत थोड़ा सा, होना नहीं चाहिए था, ये अपने आप हुआ। मैंने लिटरली, मेरा हाथ आसपास भी नहीं था, पहले मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा हाथ लग गया होगा, बट नहीं, ऐसे 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 ये हुई आवाज़ थोड़ी सी, अगर आपको माइक में सुनी है अभी तो ऐसी आवाज़ एक दो बार हुई। बट ठीक है, ये ग्लिच है, नहीं होना चाहिए। इतनी महंगी गाड़ी, इतनी प्रीमियम गाड़ी ले रहे हो, स्पेशली जब आप, अब ये जो अभी आपने आवाज़ सुनी, ये एडैस की थी, बेसिकली ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन की, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर की भी। जहाँ पर मैं अभी एक रोड के ऊपर आया, तो यहाँ पर उसने पीछे से, क्योंकि व्हीकल आ रहा था इधर से भी इधर से भी, तो उसकी वार्निंग उसने ज़रूर प्रोवाइड कर दी। तो ये सारी चीज़ें अगेन गाड़ी को काफ़ी स्पेशल बनाते हैं। एडैस में ठीक है, ये मैनुअल वेरिएंट है, इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं है, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन है, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी आपको मिल जाती है, इंडिकेटर देते हैं, तो पूरी स्क्रीन यहाँ पर आपको इस साइड दिखाने लग जाती है, राइट या लेफ्ट, जो भी आपने इंडिकेटर दिया है। और अगेन 360 डिग्री कैमरा की विजिबिलिटी है सुपर्ब, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। बट मेजर चीज़ है कि रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट भी आपको मिलता है। पार्किंग से निकालते समय पीछे से कोई व्हीकल आ रहा हो, तब भी आपको पूरी वार्निंग मिलेगी। तो एडैस के फ्रंट के, रियर के दोनों फंक्शंस आपको मिलते हैं। अब जब इतनी बड़ी गाड़ी की बात हो, डीजल हो, 2 लीटर का इंजन हो,
तो मैनुअल ट्रांसमिशन जब आप सोचते हो ना तो आपको लगता है कि यार बड़ी मुश्किल होगी चलाने में, क्लच हैवी होगा, गियर नॉब नहीं, गियर लीवर आपको काफ़ी हैवी मिलेगा, क्लच डीप भी बहुत होगा। बट सच्ची बताऊँ उतना ज़्यादा नहीं है। यूजुअली कई डीजल कार्स ऐसी होती हैं जो आपको चलाने में जल्दी थका देती है, ट्रैफिक में फंसते हो तो जल्दी थक जाते हो। इवन मैं अभी हमने रिसेंटली चलाई है XUV3 एक्सो, उसका जो डीजल वेरिएंट है वो थोड़ा सा थकाने वाला तो है, हम जैसों को नहीं जिनको आदत है ड्राइव करने की, लेकिन जिनकी ड्राइविंग थोड़ी सी कम है, डीजल में फंस गए हो, ट्रैफिक में फंस गए हो, तो थोड़ा सा उनको लगेगा कि हाँ यार थक रहा हूँ मैं, मैनुअल नहीं ऑटोमेटिक लिया जा सकता। बट इसके साथ ऐसा नहीं है, मैनुअल हमने इसको बहुत चलाया, नो डाउट ऑटोमेटिक ज़्यादा अच्छा लगता है, बट ऐसा भी नहीं है कि मैनुअल आपको बहुत बुरी तरीके से थका दे, क्योंकि इट्स वेरी ईजी टू ड्राइव। क्लच बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, ना ही ज़्यादा डीप है, गियर शिफ्ट करने बहुत ईजिली जल्दी हो जाते हैं, गियर लेवल तो बहुत ही स्मूथ है, तो कोई टेंशन है ही नहीं। और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है मुझे इसकी हैंडलिंग, ओवरऑल स्टीयरिंग का जो फीडबैक है, इवन एक्यूरेसी है, और इसको मूव करने का तरीका है, जो आपको पोजीशन 4 स्पोक मिल जाती है, तो वो चीज़ें ओवरऑल स्टीयरिंग में तो मैं 9/10 ईजिली यहाँ पर दे सकता हूँ। काफ़ी लाइट वेट भी है, सिटीज़ में आपको ऐसा लगता नहीं इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हो, ऐसा भी नहीं कि बहुत लाइट वेट है, जितना होना चाहिए उतना है, वापस अपनी जगह पे बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है। नाइस। अब ये तो हो गई मेजर ऑब्जर्वेशंस। ओवरऑल ड्राइव की बात करूँ, सस्पेंशन इज़ फाइन, थोड़ी आपको स्टिफर साइड पर मिलेगी, बट अगेन उसकी वजह से हाईवे की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी मिल जाती है। झटके तो देखो थोड़े से हैं, आवाज़ भी आपको खड्डों पे या बहुत गंदे स्पीड ब्रेकर्स पे आएगी, क्योंकि गाड़ी का साइज़ भी बहुत ज़्यादा है, वेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको अब इतनी बड़ी गाड़ी के साथ अगर सॉफ्टवेयर सस्पेंशन मिल जाएगी तो हाईवे पे स्टेबल तो वो बिल्कुल नहीं रहेगी। इतनी ज़्यादा हाइट के साथ अगर आपको स्टेबिलिटी ही ना मिले तो क्या फ़ायदा। तो सेफ्टी कम्स फर्स्ट, उसके बाद कंफर्ट। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए, गाड़ी की हैंडलिंग सस्पेंशन को ध्यान में रखते हुए थोड़ी सी स्टिफर साइड पर रखी है। बट आई वुड से यार लोग ग्रीन लाइट पर भी जाने नहीं देते, क्या करें। अच्छा, उनकी लाइट ऑन ही चल ही नहीं रही है एक बात तो देखो कहनी पड़ेगी, हैरियर को लॉन्च हुए थोड़ा सा टाइम हो गया, बट आज भी इस गाड़ी को लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, थैंक्स टू द लुक्स ऑफ दिस व्हीकल। यहाँ पर आपको कमाल की LED लाइट्स, अलॉय व्हील्स 18 इंचेस के, ब्लैक्ड आउट, लुक्स वेरी प्रीमियम। उसके साथ साथ टेल लैम्प्स का डिज़ाइन, वो वेलकम फंक्शन, और साथ में LED DRL स्लीक जो कि बाई फंक्शनल इंडिकेटर का काम भी करते हैं। तो उसकी वजह से जो मैसिव रोड प्रेजेंस आती है ना इस गाड़ी के, एग्रेसिव, वो आपको कहीं नहीं देखने को मिलती। जैसे अब हेक्टर है, देखो सेम साइज़ है, फीचर्स अच्छे मिल जाते हैं, चलाने में कमाल की है, बट हेक्टर में ना वो रॉब नहीं है, वो रुतबा नहीं है उसकी लुक्स में जो हैरियर में आता है, थोड़ा सा फ़र्क तो है। और रही बात हैरियर की, और तो इंटीरियर देख लो। अब ये वाला ऑल ब्लैक आता है जिसमें आपको सनलिट येलो थीम बेस्ड मिल जाती है, अगर इसका रेड कलर लोगे तो डिफरेंट है। डार्क अगर आप देखते हो हैरियर तो वो कम्प्लीटली अलग आपको देखने को मिल जाती हैं, अमेजिंग। सो रोड प्रेजेंस, लुक्स, डिज़ाइन, एवरीथिंग इज सुपर्ब। तो हेड टर्नर SUV तो ईजिली ये बन जाती है। अब इस इंजन के साथ पावर भी तो अच्छी चाहिए ना, तो यहाँ पर आपको 170 PS 350 न्यूटन और 2 लीटर का क्रियोटेक डीजल इंजन इनफ से भी ज़्यादा ही पावर जनरेट करके देता है। आवाज़ भी देखो है, NVS लेवल्स पॉइंट से देखो 2 लीटर का इंजन है, टर्बो चार्ज होगा तो थोड़ी आवाज़ तो करेगा, बट कंपनी ने अपनी तरफ से इसको काफ़ी कंट्रोल रखा है वाइब्रेशंस और हार्शनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अंदर कैबिन में ना ज़्यादा आवाज़ आए और ना ज़्यादा वाइब्रेशंस हो। अब टर्बो चार्जर की आवाज़ तो आएगी और वो कईयों को अच्छी लगती है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाली आवाज़। लेकिन ये रोड इस गाड़ी को इतनी तेज़ चलाने के लिए है नहीं। और मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप इस गाड़ी में पावर या टॉर्क चाहो तो वो आपको मिल जाती है। स्टीप्स हो, पार्किंग से निकलना हो, पहाड़ों में चलाना हो, कोई टेंशन है ही नहीं। 350 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क इज़ मोर देन इनफ, मच मोर देन इनफ। अब टाटा मोटर्स सेफ्टी को लेकर इतनी ज़्यादा बात करती है, तो हमारा काम भी बनता है पूरे फैक्ट्स को क्लियर करना आपके साथ। तो यहाँ पर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग ग्लोबल NCAP, भारत NCAP दोनों से मिल जाती है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक सेफ 5 स्टार रेटेड सेफ गाड़ी ही नहीं, सेफेस्ट कार इन इंडिया आ जाती है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्कोर मिलते हैं, 34 में से 33.03 और 49 में से 45। तो ये सेफ्टी के जो स्कोर्स है ना, ये काफ़ी बढ़िया हो जाते हैं। सिर्फ गाड़ी पास ही नहीं हुई है, अव्वल नंबर से टॉप पर आई है और रही बात बाकी सेफ्टी फीचर्स की, तो ADAS लेवल 2 भी है, जिसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आपको मैनुअल में नहीं मिलता, लेकिन बाकी सारे फीचर्स आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में भी मिल जाते हैं। दैट्स अ ग्रेट थिंग। और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल से और भी अगेन आपकी ड्राइविंग काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है अगर ऑटोमेटिक लेते हो तो। ADAS लेवल 2 के साथ साथ आपको 7 एयरबैग्स भी मिलते हैं, जिसमें से 6 तो स्टैंडर्ड है, यानी कि सारे वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अपर वेरिएंट्स लोगे, टॉप वेरिएंट लोगे तो आपको 7 एयरबैग यानी कि नी का एक एडिशनल एयरबैग मिल जाता है, उससे भी डेफिनेटली सेफ्टी में काफ़ी हेल्प होती है। बाकी ABS, CBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, 3 कैमराज आपको जो है 3 नहीं 5 टोटल कैमरा मिल जाते हैं, मतलब एक रिवर्स का, 3 एडिशनल ये और एक ADAS का।
तो ये सारे अगेन सारे फीचर्स को कंप्लीट करते हुए एक सेफ ककून्ड स्टाइल आपको बॉडी मिल जाती है, जिसमें आप कंप्लीटली सेफ रहते हो। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्टर बताता हूँ, गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट्स तो हैं, कमाल का फीचर है अनडाउटेडली, बट थोड़ी आवाज़ ज़्यादा करता है एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स। मुझे 19-21 का फ़र्क लगा है कि 10 से 12% का फ़र्क है आवाज़ में, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ जाती है, लेकिन उसका हैक ये है कि तीसरे लेवल पे नहीं दूसरे लेवल पे रखो। यहाँ पर बटन मिल जाता है 1 2 3 आपको अलग अलग लेवल्स मिल जाते हैं, तो आई वुड से मिडल में रखो तो आपका गर्मी से बचे भी रहते हो और आवाज़ ज़्यादा नहीं आती। जो मैक्स लेवल है उस पर आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। बाकी फीचर्स की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा बता दो कि इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स आपको जो मिल जाती हैं बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली बिना किसी आवाज़ के काम करती हैं। 6 वे इलेक्ट्रिकल सीट्स मेमोरी फंक्शन और वेलकम फंक्शन के साथ दोनों साथ मिलती है। मेमोरी भी आप 1 2 3 तीन अलग अलग लोगों के लिए सेट कर सकते हो, और वेलकम फंक्शन तो है ही, जब दरवाज़ा खोलोगे गाड़ी की सीट अपने आप पीछे हो जाए ताकि आराम से बैठो, दरवाज़ा बंद करते ही गाड़ी वापस आपको जो सीट है वो वापस ऊपर ताकि आप आराम से ड्राइव कर सको और आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंगली सेट हो जाती है। लग्जूरियस फीचर्स है, इस सेगमेंट में मिल रहे हैं, हर जगह नहीं मिलते। टाटा हैरियर में JBL की तरफ से 10 स्पीकर सिस्टम भी आपको मिल जाता है, 5 स्पीकर है, 4 ट्विटर्स है, एक सब वूफर। बट आपको बता दूं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी हमारी ना एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है कि टाटा हैरियर JBL 10 स्पीकर सब वूफर अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे बहुत एक्सपेंसिव कार से तो उसके कंपैरेटिवली तो बहुत सही है, रीजनेबल आपको मिल जाते हैं। बट अगर हम उन गाड़ियों के साथ कंपेयर करें जो कि इस सेगमेंट की आती है, जैसे कि हेक्टर की बात करो, हेक्टर से तो डेफिनेटली इसका म्यूजिक सिस्टम बेटर है, तो आपको बढ़िया मिल जाता है। बट ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस लेके मत चलना, बढ़िया सिस्टम आपको मिलेगा लेकिन बहुत बढ़िया नहीं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास बाहर जो कलर है वो सनलिट येलो है, उसी वजह से इंटीरियर भी इसका डिफरेंट है, एक्सक्लूसिव है। ये इंटीरियर आपको बाकी कलर्स के साथ नहीं मिलेगा। हालांकि एक चीज़ मुझे लगती है कि टॉप वेरिएंट में कलर्स अवेलेबिलिटी कुछ ज़्यादा नहीं है, रेड है, सिल्वर है, ग्रे है और एक ये है यानी कि सनलिट येलो। और ऑप्शंस भी होनी चाहिए थी। डार्क एडिशन तो है अलग से, वो तो एक्सक्लूसिव अलग हो जाता है। बट एनीवेज द पॉइंट इज़ कि इंटीरियर तो बढ़िया लगता है। 12 इंचेस की आपको बड़ी स्क्रीन मिल जाती है, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार पर वायरलेसली कनेक्टेड काम करते तो हैं, बट कभी कभी ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट भी हो जाते हैं। तो 20 में से एक बार तो आराम से डिस्कनेक्ट ही अपने आप हो रहा है, कभी कभी 2 बार भी हो जाता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि फिजिकल यहाँ जो बटन्स हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं कि स्क्रीन में ही सारे कंट्रोल्स हैं, नीचे कंट्रोल्स आपको अलग मिल जाते हैं। कुछ फिजिकल हैं, कुछ टच बेस्ड हैं, जैसे कि ये टच बेस्ड हो गया, बूट ओपन करना है, लॉक अनलॉक, 360 डिग्री कैमरा, और साथ में AC के सारे कंट्रोल्स यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, तो टेम्परेचर एडजस्ट आप बटन के थ्रू करते हो, दैट्स अ गुड थिंग। और ये आपको फॉग लैंप्स के लिए कंट्रोल मिल जाता है। 360 डिग्री कैमरा भी इसी बहाने देख ही लो आप कैसा है, मेरे को तो बढ़िया लगता है। 10 आउट ऑफ 10 में इसको आराम से दे सकता हूँ। क्वालिटी भी अच्छी है, लो लाइट में भी अच्छे से काम करता है। इसका नाइट ड्राइव रिव्यू चेकआउट कर लेना ताकि आपको और आइडिया लग जाए पता। अब हैरियर की स्टीयरिंग की 2-3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। पहले तो इसका ओवरऑल लेआउट, एक तो नीचे डी कट और 4 स्पोक है, यहाँ पर जो जगह मिल जाती है, ग्रिपिंग इतनी बढ़िया प्रोवाइड करता है ना। आई नो बहुत लोग कहते हैं कि 10 और 2 पे आप रखो तो आपकी ड्राइविंग बेस्ट रहती है, बट मैं कहूँगा नहीं, 8 और 4 पे बहुत बढ़िया रहती है। इससे आप थकते भी नहीं हो, रेस्टेड मोड में आपके हैंड्स रहते हैं रेदर देन एक्टिव मोड में। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर होल्ड मिल जाता है, 3 फिंगर्स आपकी इधर आती है, 1 फिंगर पीछे आती है, थंब यहाँ पर आया तो बहुत ही अच्छी हैंडलिंग मिलती है। रेस्ट मोड करना चाहो तो ऊपर से भी पकड़ सकते हो, क्योंकि ग्रिपिंग तो यहाँ भी है, बट ये चीज़ भी मुझे बहुत बढ़िया लगी। बाकी नीचे भी कई लोग पकड़ ही लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे कर लिया ऐसे कर लिया, बट ओवरऑल मुझे स्टीयरिंग का डिज़ाइन काफ़ी कन्वीनियंट, ईजी और कंफर्टिंग लगा। ड्राइव करने में कोई दिक्कत नहीं आती, लॉन्ग ड्राइव जितनी मर्जी चलाओ थकते नहीं हो आप बिल्कुल भी। प्लस इसका जो ये डिजिटल आपको पूरा सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पर भी जो बटन्स हैं, ये बटन है, कईयों को लगता है टच बेस्ड है, इल्यूमिनेटेड ज़रूर है बट अगेन पूरे बटन्स हैं। और जो हॉर्न है ना, वो भी आपको एक बटन की तरह फील होता है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है ये, हल्के से टच पे भी हॉर्न बजता है इसका। और लाइट पूरा तो बजेगा ही बजेगा, ऐसा नहीं कि आपको इसको दबाना पड़ता है, मतलब दबाने वाला सिस्टम उतना नहीं है, बहुत लाइट है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत अच्छी तरीके से ये प्रेस हो जाता है हल्के से टच से भी। और इवन जैसे आप क्लस्टर पे कुछ देख रहे हो, दिखा रहे हो, वहाँ बटन तो कोई नहीं, बट आपका हाथ इधर से भी लग रहा है तो ये हॉर्न बज ही जाता है, देख सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एनीवेज, क्लस्टर की चीज़ें बताना चाहता हूँ कि अब ये 12.3 है, ये 10.25 है। अब साइज़ पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखो बहुत बढ़िया है, बड़ा साइज़ मिल जाता है, बट पता नहीं क्यों ना थोड़ा छोटा लगता है, या तो स्क्रीन की वजह से या इसलिए क्योंकि काफ़ी अंदर काफ़ी पीछे है। अब पीछे और अंदर होने का ये बेनिफिट है कि इस पर कभी भी धूप नहीं पड़ती, आपको विजिबिलिटी पूरी मिलती है। बट हाँ, उससे थोड़ा सा छोटा लगता है, बट इन्फॉर्मेशन सारी है, ईजी टू रीड, नो डाउट देयर एट ऑल। ADAS हो, RPM हो, स्पीड हो, गियर शिफ्टर हो, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम हो, ADAS हो, नेविगेशन हो, और इवन नोटिफिकेशंस किस तरह की भी आती है, सेटिंग्स है, सब कुछ आपको बहुत ईजिली यहाँ पर नज़र आ जाता है आपके ट्रिप मीटर के साथ भी।
अब ड्राइवर, को ड्राइवर, इनके कंफर्ट का तो ध्यान रखा ही रखा है, रियर पैसेंजर्स को भी सब कुछ मिल जाता है। मैसिव पैनोरामिक सनरूफ का व्यू भी मिलेगा, आर्मरेस्ट के साथ प्रॉपर आपको कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं। स्पीकर सिस्टम JBL के हैं, इतना बड़ा सनशेड मिलेगा। LED रीडिंग लैंप तीन इधर आपको देखने को मिल जाती हैं। लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट फीचर है ये हेडरेस्ट। हेडरेस्ट को अगर आप सोना चाहते हो तो आप देखो, इसको पूरा पीछे फोल्ड किया हुआ है। सोऊंगा तो मेरी ना गर्दन बार बार गिरेगी, तो मैं इसे कंफर्ट नहीं ले पाऊँगा। बट अगर ऐसा हो जाए और ऐसा, अब मेरी गर्दन गिरेगी नहीं, तो मैं ज़्यादा कन्वीनियंटली, ज़्यादा कंफर्टेबली सो सकता हूँ। बहुत ही रिलैक्सिंग लगता है। रेयर एसी वेंट्स आपको ए पिलर पे आ जाते हैं। यहाँ पर स्टोरेज है, USB पोर्ट्स हैं, यहाँ पर भी स्टोरेज है। और मैं सोना चाहता हूँ तो नी रूम, लेग रूम, 3 लोग बड़े इजीली सो सकते हैं। हाँ, सेकंड यानी कि मिडल पैसेंजर के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि हम्प भी है और हेडरेस्ट नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर 2 लोग बैठ रहे हैं यानी कि टोटल 4 लोग गाड़ी में जा रहे हो तो कंफर्ट 10 on 10 ईजिली। अब इमेजिन करो कि मेरे दोनों हाथों में सामान है, काफ़ी हैवी है और की तो मेरी पॉकेट में है। कैसे इसको अनलॉक करूँ? कुछ नहीं करना, की आपकी पॉकेट में नीचे से स्वाइप करो और ये बूट जो है वो लेग स्वाइप से ओपन हो जाती है, यानी कि जेस्चर कंट्रोल के साथ आती है। पावर टेल गेट है तो बेनिफिट तो मिलेगा ही। और बाद में एक चीज़ अच्छी बताता हूँ आपको कि जैसे आपने अब सामान रख दिया, ठीक है, अब आप इसको बंद करना चाहते हो, आप इसे बंद कर दीजिए। अच्छी चीज़ पता क्या है, गाड़ी अनलॉक नहीं हुई है, गाड़ी अभी भी लॉक्ड ही है। तो अगर ये बूट ओपन हुई भी तब भी डोर्स जो थे वो लॉक्ड ही थे और अभी वापस लॉक हो गई है। जब तक मैं अनलॉक नहीं करूँगा तब तक ये ऐसे ही डोर ओपन नहीं होंगे। तो दिस इज़ स्टिल लॉक्ड। तो इसको जब बंद करने के बाद मैं चला जा सकता हूँ बड़े आसानी से। अब सारी ऑब्जर्वेशन के बाद मुद्दे की बात ये आती है कि वेरिएंट कौन सा लेना चाहिए, लेनी भी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ले सकते हो। इस सेगमेंट में इतनी बढ़िया दिखने वाली गाड़ी आपको नहीं मिलने वाली, एक चीज़। दूसरी, मैनुअल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों अवेलेबल है। अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि मैनुअल में भी ADAS फीचर्स मिल जाते हैं। नो डाउट अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं है, बट बाकी तो हैं। सेफ्टी के लिए तो वो इंपॉर्टेंट है ना। तो मैनुअल ट्रांसमिशन टॉप वेरिएंट जैसे कि ये है, ये भी लेते हो तो सेफ तो आप पूरा रहने वाले हो। लुक्स तो देखो ज़बरदस्त हैं ही। थोड़ी सी एक प्रॉब्लम ये है कि जो छोटे मोटे इलेक्ट्रिकल इश्यूज़, टेक्निकल इश्यूज़, मैकेनिकल इश्यूज़ आते हैं, उसकी वजह से गाड़ी जब सर्विस सेंटर में जाती है तो सर्विस सेंटर में काफ़ी समय तक गाड़ी रहती है। बट अच्छी चीज़ पता है क्या है, कुछ लोगों ने ये भी क्लेम किया है कि अगर आप ट्विटर पे डाल दो ना, एक्स पे बेसिकली, तो आप जल्दी रिजॉल्व आपको मिल जाता है सोल्यूशन, तो आपकी गाड़ी जल्दी आपको मिल जाती है। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट अगर हो रहा है तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। तो अगर टाटा मोटर्स की आफ्टर सेल सर्विस बेटर हो जाए तो ये हर ब्रांड को ईजिली पीछे छोड़ देगी। अभी भी काफ़ी आगे चल रही है, जो थोड़ा बहुत रह गया है वो इस चीज़ से कवर अप हो जाएगा, बिकॉज गाड़ियों की लाइनअप बहुत बढ़िया है टाटा के पास। सेगमेंट छोटे से लेकर बड़े सेगमेंट तक की गाड़ियाँ हैं, इलेक्ट्रिक की रेंज सबसे ज़्यादा मिल जाती है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अगर हम स्पेसिफिकली अब हैरियर की यहाँ पर बात करें तो मैनुअल लो, ऑटोमेटिक लो, बेस वेरिएंट लो, मैनुअल लो, ये सारी ऑप्शंस जो हैं अवेलेबल रहती हैं और बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स भी हैं। टाटा हैरियर की हमने ऊपर और भी वीडियोस बनाई हैं, चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अलग अलग वेरिएंट्स के ऊपर बनाई गई है। बट ये फियरलेस प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन गुड, ले सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से आप ले सकते हो। ये रही हमारी तरफ से तब कंप्लीट डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन। ऐसी और कौन सी गाड़ी की ऑब्जर्वेशन आप देखना चाहेंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बता दें। कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो पूछ लीजिए, जितना चलाया कुछ तो बता ही दूंगा आपको इसके बारे में, यानी कि कुछ डिटेल चीज़ें रह गई होंगी तो डेफिनेटली हम उसे आंसर जरूर करेंगे। दिस वाज एवरीथिंग रिगार्डिंग द हैरियर SUV। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख ही लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।